हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन सिख हूँ और ये आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है ऑटो इंजन 1। तो आज हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 9 और हमारा चैप्टर नंबर 3 जो पहले से चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 का हमारा नाम है आईसी इंजन टेस्टिंग। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने इंडिकेटेड हॉर्स पावर और अपनी ब्रेक हॉर्स पावर उसके बारे में स्टडी किया है। तो आज हम स्टडी करेंगे हमारे मोहर टेस्ट के बारे में। मोहर्स टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट है जो यूज़ होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर को फाइंड आउट करने के लिए। द मेथड ऑफ फाइंडिंग इंडिकेटेड हॉर्स पावर ऑफ ईच सिलेंडर इन मल्टी सिलेंडर इंजन विदाउट द यूज़ ऑफ इंडिकेटर इज़ कॉल्ड मोहर्स टेस्ट। जैसे हम इंडिकेटेड हॉर्स पावर फाइंड करते थे, हम एक इंडिकेटर का यूज़ करते थे और वो एक हमें ग्राफिकल ग्राफ दे देता था और उस ग्राफ की मेजरमेंट से हम इंडिकेटेड हॉर्स पावर निकाल लेते थे। लेकिन जो मोहर्स टेस्ट है वो विदाउट द यूज़ ऑफ इंडिकेटर हम इंडिकेटेड हॉर्स पावर फाइंड आउट करेंगे सिंगल सिलेंडर की, मतलब हर एक सिलेंडर की 1 by 1। तो हम स्टडी करते हैं। दिस मेथड इज अडॉप्ट टू कैलकुलेट द IHP ऑफ द हाई स्पीड मल्टी सिलेंडर IC इंजन। तो ये हाई स्पीड मल्टी सिलेंडर इंटरनल कम्बशन इंजन के लिए यूज़ होता है। जो हमारी इंडिकेटर डायग्राम वाला हमारा टेस्ट था इंडिकेटेड हॉर्स पावर फाइंड आउट करने के लिए, उसकी एक डिसएडवांटेज थी कि वो 1000 RPM के ऊपर की रोटेशन से वो फाइंड आउट नहीं कर सकता था हमारी हॉर्स पावर को। तो लेकिन ये हाई स्पीड इंजन के लिए फिर हमारे पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। द ब्रेक पावर of the engine is measured by cutting off each cylinder. In petrol engine, the cylinder is cut off by shorting the spark plug, where in case of diesel engine, this is done by cutting off the fuel supply to the required cylinder. तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर मेज़र करने के लिए हमें सप्लाई को कट ऑफ करना पड़ेगा। तो पेट्रोल इंजन में सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए हम स्पार्क प्लग को शॉर्ट कर देंगे और जो हमारा डीजल इंजन है उसमें हम फ्यूल की सप्लाई रोक देंगे। Let us assume that the Mohr's test is performed on the 4-cylinder engine and all the cylinders are working। तो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम स्टडी करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे हमारे 4-cylinder इंजन की पावर को। The test is carried out in the following systematical manner. Procedure: The engine is run under the required speed and load condition। जो हमारा इंजन है एक required load और एक required speed के ऊपर मूव कर रहा है। The braking horsepower of the engine with all the cylinder working is measured with the help of suitable dynamometer arrangement। तो ब्रेक हॉर्स पावर के लिए हमारे पास रोप ब्रेक डायनमोमीटर है। तो ब्रेक हॉर्स पावर तो हमने वहाँ से मेज़र कर ली हमारे डायनमोमीटर की हेल्प से। नाउ वन ऑफ द सिलेंडर से नंबर 1 इज़ कट ऑफ और मेड इनअप्रोप्रिएट बाय shorting the spark plug of the cylinder concerned in case of petrol engine or by cutting off the fuel supply in case of diesel engine। तो जैसे मान के चलो हमारे पास 4 सिलेंडर है, तो 4 में से हमने 1 नंबर सिलेंडर पे भी अपना काम करना है। तो 1 नंबर सिलेंडर पे हमने सबसे पहले तो स्पार्क प्लग की सप्लाई को कट ऑफ करना है, शॉर्ट करना है, और वो इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन, और इन केस ऑफ डीजल इंजन हमने फ्यूल की सप्लाई को रोकना है। दिस वे नो पावर इज प्रोड्यूस्ड बाय नंबर 1 सिलेंडर एंड द स्पीड ऑफ द इंजन डिक्रीज। तो ऐसा करने से जो नंबर 1 सिलेंडर है उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाएगी और इंजन की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। टू ब्रिंग द स्पीड बैक टू द ओरिजिनल स्पीड द लोड ऑन द इंजन इज रिड्यूस्ड। तो वही स्पीड प्राप्त करने के लिए हम अपने इंजन के ऊपर जो लोड है उसको रिड्यूस कर देंगे। व्हेन द ओरिजिनल स्पीड विद ऑल द सिलेंडर वर्किंग एस्पेक्ट नंबर 1 इज अचीव्ड द ब्रेक हॉर्स पावर इज अगेन मेजर्ड। तो जब हमारे इंजन ने वो ओरिजिनल स्पीड प्राप्त कर ली लोड कम करने से, तो हम फिर ब्रेक हॉर्स पावर को मेज़र करेंगे। आफ्टर दिस द सिलेंडर नंबर 1 इज़ मेड ऑपरेटिव बट सिलेंडर नंबर 2 इज़ कट ऑफ। ऐसा जब हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी ब्रेक हॉर्स पावर की, तो हम सिलेंडर 1 को वर्किंग में कर देंगे और फिर हम अपना ये प्रोसेस है सिलेंडर नंबर 2 पे करेंगे। फिर उसकी पावर को कट ऑफ करेंगे, उसकी स्पीड को ड्रॉप करेंगे, फिर वो स्पीड प्राप्त करेगा और हमारा इंजन की फिर से ब्रेक हॉर्स पावर आएगी उस सिलेंडर की। तो ऐसे ऐसे हम चारों सिलेंडर के लिए अपनी जो रीडिंग्स है मेज़र करेंगे और उसे नोट डाउन करेंगे। द इंजन स्पीड ड्रॉप्स विच इज़ अगेन
bout back to the original speed by reducing the load on the engine. The brake horsepower is measured with all the cylinder working except number 2. The same procedure is adopted for cylinder number 3 or cylinder number 4, one after the other. So let I1, I2, I3 and I4 be the indicated horsepower of each individual cylinder, and F1, F2, F3 and F4 be the frictional horsepower of each of the individual cylinder. तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर है उसके लिए हमने आई से डोनेट किया है और हर एक सिलेंडर को हमने नंबर दिया है 1, 2, 3 और 4। उसी तरह हमारे पास एक फ्रिक्शनल हॉर्स पावर है, जो फ्रिक्शनल लॉस होते हैं तो उसको हमने नंबर दिया है F1, F2, F3 और F4। Also let B total brake horsepower of the engine with all the cylinder working. Therefore when all the cylinder are working then brake horsepower is given as, brake horsepower हमारे पास क्या होती है, जो हमारी क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो पावर पहुंचती है वो होती है हमारी ब्रेक हॉर्स पावर। तो B इज इक्वल टू I1 माइनस F1, जितनी इंडिकेटेड हॉर्स पावर प्रोड्यूस हुई और जितने उसमें फ्रिक्शन लॉस आए तो उससे जो पावर हमें मिलेगी वो होगी हमारी ब्रेक हॉर्स पावर। तो उसी तरह हम एडिशन में हर एक सिलेंडर की इंडिकेटेड हॉर्स पावर माइनस फ्रिक्शनल हॉर्स पावर लिख लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला आ गया I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, जितनी टोटल इंडिकेटेड हॉर्स पावर प्रोड्यूस हुई माइनस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, मतलब जितने चारों सिलेंडर्स में फ्रिक्शन लॉस हुए। व्हेन नंबर 1 सिलेंडर इज कट ऑफ देन I1 इज 0, द फ्रिक्शनल लॉस ऑफ ऑल द सिलेंडर विल रिमेन द सेम। जब हमने सिलेंडर 1 की पावर को कट ऑफ किया उसमें सिर्फ जो हमारी I1 है वो 0 होगी, क्योंकि नई पावर तो वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रही, हमने अपनी जो सप्लाई को कट ऑफ कर दिया, लेकिन फ्रिक्शन लॉस तो वैसे ही हो रही है, पिस्टन तो अप से डाउन मूव कर ही रहा है। तो देन हमारे पास B1 फार्मूला आ गया 0 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, where B1 is the brake horsepower of the remaining 3 cylinder. Subtracting B1 from B, we get B minus B1 is equal to I1 और I1 is equal to B minus B1। तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर फर्स्ट सिलेंडर की हमारे पास आ गई, जितनी ब्रेकिंग टोटल ब्रेकिंग हॉर्स पावर हमारे पास क्रैंक शाफ्ट पे है माइनस जितनी ब्रेकिंग हॉर्स पावर हमारे पास वन सिलेंडर पे है। Thus the indicated horsepower of number cylinder is achieved. So similarly I2 is equal to B minus B2, I3 is equal to B minus B3 or I4 is equal to B minus B4. Hence the total indicated horsepower of the engine is equal to I1 plus I2 plus I3 plus I4। तो ये हमारे पास आ गई टोटल इंडिकेटेड हॉर्स पावर। अगर हमारे पास हाई स्पीड इंजन है जो 1000 RPM से ज़्यादा स्पीड पे रोटेट कर रही है जिसकी शाफ्ट, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है मोहर्स टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिंग पॉइंट। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट कम्स इन द माइंड दैट द फ्रिक्शन लॉसेस एंड द पंपिंग लॉसेस ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट इज कट ऑफ डू नॉट रिमेन द सेम एज व्हेन इट वाज वर्किंग। Therefore the indicated horsepower by the Morse test is not very accurate but only a closer approximate। तो इसमें भी फिर कमी रहेगी। तो वो बोल रहा है भी जब हमने पावर ही कट ऑफ कर दी, सप्लाई फ्यूल की कट ऑफ कर दी, तो फिर उसमें फ्रिक्शन लॉस हम उतने ही लेकर चल रहे हैं जितने जब हमारा सिलेंडर पावर दे रहा है, हमें प्रोड्यूस कर रहा है पावर, तो इसमें थोड़ी सी कमी है। तो उसके लिए हम फर्दर आगे वर्किंग करेंगे। तो वो बोल रहा है भी उसमें फिर फ्रिक्शन लॉस कम होना चाहिए था जिस सिलेंडर की हमने फ्यूल सप्लाई कट ऑफ की है, लेकिन हम यहाँ पर उतनी ही मानकर चल रहे हैं, तो ये इसकी कमी है। तो मोर्स टेस्ट हम फिर पूरा एक्यूरेट नहीं बोल सकते, इसमें थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन ये रिज़ल्ट हमें अप्रॉक्सीमेट दे सकता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। द डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटेड हॉर्स पावर एंड द ब्रेक हॉर्स पावर इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। इट इज़ जनरली एब्रीवेटेड एज FHP। पे सिलेंडर में पिस्टन ने मूव करना है, अप गया डाउन गया, टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर, तो थोड़ी सी फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस होगी, तो वो एनर्जी होगी हमारी फ्रिक्शन लॉस। कैम शाफ्ट रोटेट करती है उसमें फ्रिक्शन आ गई, वाल्व अप एंड डाउन मूव करते उसमें फ्रिक्शन आ गई। तो जो टोटल इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो कि टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, टोटल पावर प्रोड्यूस हुई थी, तो वो फ्रिक्शन में भी चली गई। तो फिर जो क्रैंक शाफ्ट पे पावर पहुंची वो थी हमारी ब्रेकिंग हॉर्स पावर। तो फ्रिक्शन में कितनी पावर गई है,
फ्रिक्शनल हॉर्स पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड हॉर्स पावर माइनस ब्रेकिंग हॉर्स पावर। तो नेक्स्ट है हमारा इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। ए कांस्टेंट प्रेशर acting over the full length of the stroke and producing the same amount of work as it is actually obtained during the complete cycle of the engine is called indicated mean effective pressure. It is denoted by PIM और IMEP। जो कांस्टेंट प्रेशर पिस्टन के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है फुल लेंथ के ऊपर, हमारा सिलेंडर है, उसकी कोई डिमेंशन तो होगी पूरे सिलेंडर में पूरे वर्किंग स्ट्रोक में जितना प्रेशर, मतलब टोटल वर्किंग प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर हम लेकर चलेंगे भी 10 बार या 20 बार जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो वो है हमारा इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। द वैल्यू ऑफ इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द इंडिकेटर डायग्राम। तो इसकी जो वैल्यू है इंडिकेटर डायग्राम से आएगी। इसका फार्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम अपॉन लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम इनटू स्प्रिंग नंबर। इफ एरिया इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इन सेंटीमीटर एंड स्प्रिंग नंबर इन किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, द इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर विल बी obtained in किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और if area is in meter square, length is in meter and spring number is Newton per meter square meter, then indicated mean effective pressure will be obtained in Newton per meter square। तो ये यूनिट है, इसकी तो अरेंजमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। ए कांस्टेंट प्रेशर एक्टिंग ओवर द फुल लेंथ ऑफ द स्ट्रोक एंड प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ वर्क एज इज एक्चुअली obtained फ्रॉम द crankshaft of the engine is called brake mean effective pressure. It is denoted by PBM और BMEP। जो कांस्टेंट प्रेशर फुल लेंथ स्ट्रोक के ऊपर सेम अमाउंट में भी एक्ट हो रहा है और सेम अमाउंट ऑफ वर्क हमें दे रहा है, तो वर्क हमें ऑब्टेन हो रहा है एक्चुअली क्रैंकशाफ्ट के ऊपर। और जब वो सेम प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर एक हमारे पूरे स्ट्रोक में हमारे पिस्टन के हेड के ऊपर स्ट्राइक करेगा और हमें जो पावर देगा एट द क्रैंकशाफ्ट, तो उसे हम बोलेंगे ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर को हम PBM से डिनोट करेंगे। L लेंथ ऑफ स्ट्रोक इन मीटर, A एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन इन सेंटीमीटर स्क्वायर और N नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट। देन वर्क डन बाय द पिस्टन PBM LAN, N हो गया नंबर ऑफ स्ट्रोक। वर्क obtained फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट ऑफ द इंजन, ब्रेकिंग हॉर्स पावर इंटू 4500। तो 4500 हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो PBM LAN इज इक्वल टू BHP इंटू 4500। तो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर हमारे पास क्या आ गया फिर BHP इंटू 4500 अपॉन LAN। तो इसी तरह अगर हम SI सिस्टम में ले रहे हैं तो ब्रेक हॉर्स पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 के साथ, क्योंकि हम उसको सेकंड में निकाल रहे हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया BP इंटू 60,000 अपॉन LAN। तो नोट है, इफ़ इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी आर नोन, देन द ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड। ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू IMEP इंटू N मैकेनिकल। अगर हमारे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी और इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर है तो हम ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर जो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर पड़ने वाला उसको हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास हीट बैलेंस शीट। ए स्टेटमेंट विच शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट सप्लाइड टू द इंजन इज नोन एज हीट बैलेंस शीट। हीट बैलेंस शीट क्या होती है? हमारे इंजन में जब वर्क होता है, पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है, कंप्रेशन होता है, ठीक है, फ्यूल जलता है, तो हीट तो पैदा होगी जो इंटरनल मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट में हीट आएगी। तो वो कितनी हीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है किस टाइम में, तो जो एक हमारे पास डाटा तैयार होगा, ब्यूरा तैयार होगा, तो वो है हमारी हीट बैलेंस शीट। स्टेटमेंट विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट सप्लाइड टू द इंजन इज नोन एज हीट बैलेंस शीट। फॉर एग्जाम्पल, for this purpose the internal combustion engine show the diagrammatically in figure 5.6 is run on constant load and constant speed. The indicator diagram is drawn with the help of an indicator.
the quantity of the fuel consumed during a given time with its low calorific value, inlet and outlet temperature of the cooling water with its quantity and the mass of the exhaust gases are noted। तो इसके लिए फिर हम जितनी फ्यूल की क्वांटिटी दे रहे हैं इनलेट और आउटलेट, फ्यूल की हमारी जो क्लोरोफिक वैल्यू और जो हम टेम्परेचर नोट करेंगे, जो पानी इंजन के साथ स्ट्राइक करके इंजन को ठंडा रखने के लिए जो रेडिएटर में उसका इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर, तो ये छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को हम एक नोट डाउन करेंगे, एक ब्यूरा तैयार करेंगे। द इंडिकेटेड एट द ब्रेक हॉर्स पावर ऑल्सो कैलकुलेटेड, तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर को भी कैलकुलेट करेंगे। ए हीट बैलेंस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड, और फिर हमारे पास एक हीट बैलेंस अकाउंट बनेगा विच इंक्लूड द वेरियस आइटम्स एज फॉलो। हीट इन द फ्यूल सप्लाई फॉर पेट्रोल एंड डीजल इंजन, MF इज इक्वल टू मास ऑफ फ्यूल सप्लाई पर मिनट इन किलोग्राम। C लोएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इन किलो जूल पर किलोग्राम। देन हीट सप्लाई बाय द फ्यूल टू द इंजन, तो कितनी हीट सप्लाई दे रहा है फ्यूल, मास ऑफ फ्यूल इनटू उसकी क्लोरोफिक वैल्यू। क्लोरोफिक वैल्यू से ही हमें पता चलेगा भी इसमें कितनी हीट है या कितनी एनर्जी है फ्यूल में। अगर आपके पास 1 किलोग्राम लकड़ी का टुकड़ा है तो 1 किलोग्राम लकड़ी के टुकड़े में कितनी हीट है वो निकालने के लिए आपको लकड़ी की क्लोरोफिक वैल्यू चाहिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो उसी तरह फ्यूल है, मास ऑफ फ्यूल है आपके पास 1 लीटर और मल्टीप्लाई क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ जो भी पेट्रोल है डीजल है, तो आपके पास पता चल जाएगा कि कितनी आपके फ्यूल ने हीट देनी है। फॉर गैस इंजन वी वॉल्यूम ऑफ द गैस सप्लाइड पर मिनट एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। C is equal to calorific value of gas in kilojoule per meter square at normal temperature pressure. Then the heat in the gas supply per minute is volume into calorific value of हमारी गैस। Heat equivalent to brake power or heat in the brake power per minute. Brake power into 60 kilojoule. Heat reject to cooling water. तो कूलिंग वाटर को कितनी हीट दे रहा है, मास MW मास ऑफ कूलिंग वाटर सप्लाइड पर मिनट इन किलोग्राम। CW स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को हम लेकर चलते हैं 4.186 किलो जूल पर किलोग्राम। और T0 TO आउटलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर, TI इनलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर। देन हीट रिजेक्ट टू कूलिंग वाटर पर मिनट, QW ये हीट का फार्मूला है, MW CW ब्रैकेट T आउटपुट माइनस T इनलेट किलो जूल। D है हमारा हीट कैरिड अवे बाय द एग्जॉस्ट गैसेस, MG मास ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस लीविंग द इंजन पर मिनट इन किलोग्राम। एग्जॉस्ट गैसेस आउटलेट पोर्ट से बाहर आएगी और हमारे सिलेंसर के थ्रू एनवायरनमेंट में चली जाएगी। CG स्पेसिफिक हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। TG टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैस कमिंग आउट फ्रॉम द इंजन। TA एम्बियंट टेम्परेचर। तो फार्मूला आ गया हमारे पास QG इज इक्वल टू MG CG ब्रैकेट TG माइनस TA किलो जूल। तो नोटिंग पॉइंट है, द मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस इज टेकन एज द सम ऑफ द मास ऑफ फ्यूल एंड मास ऑफ एयर सप्लाइड। द मास ऑफ एयर सप्लाइड इज कैलकुलेटेड बाय द ऑरिफिस चैम्बर मेथड। हीट कैरिड अवे बाय द सराउंडिंग एयर, तो गाड़ी चलेगी तो हवा तो स्ट्राइक करेगी गाड़ी के साथ, तो वो भी कुछ ना कुछ हीट लेकर जाएगी। हीट कैरिड अवे बाय द सराउंडिंग एयर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली, दिस हीट इज़ लॉस्ट बाय द कन्वेंशन एंड रेडिएशन। तो हीट ट्रांसफ़र के मोड होते हैं कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। जो हीट एयर के साथ स्ट्राइक करके जाएगी तो वो लॉस होगी कन्वेंशन और रेडिएशन में। एज दिस इज़ नॉट डायरेक्टली मेजर, सो दिस इज़ known as unaccounted heat. This is calculated by the difference of the heat supplied and the sum of the heat losses. Then the heat to the surrounding air A minus B plus C plus D kilojoule per minute. The heat balance sheet है shown in table. तो ये हमारे पास हीट बैलेंस शीट है हमारे पास एक, जो हम एक टेबल तैयार करेंगे, एक ब्यूरा तैयार करेंगे जितनी हीट का लॉस हो रहा है, जितनी हीट हम सप्लाई दे रहे हैं। The heat supplied and distribute can also be represented generally as shown in figure 5.7। लोड और हीट सप्लाई का ग्राफ है हमारे पास।
हीट टू ब्रेकिंग हॉर्स पावर, हीट टू कूलेंट, हीट टू एग्जॉस्ट गैस, हीट टू अनअकाउंटेबल फॉर्म। तो ये ग्राफ हमें बता रहे हैं, ये जो एरिया अंडर दी डायग्राम है, 4 एरिया है, वाइट, ग्रे और फिर हमारा है पिंक और फिर हमारा है वाइट। तो ये एरियाज हमें शो कर रहे हैं भी किस फॉर्म में कितनी हीट हमारी लॉस हो रही है। तो आज का आपका लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।